हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर की स्टडी। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। टॉप 100 का पार्ट बी है। ये पार्ट ए करा चुका हूँ, जिसमें 50 क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिए हैं। जो वीडियो रहेगा ये फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, डीजल और आरएसी के लिए रहेगा, तो सभी लोग देखिएगा, इंपॉर्टेंट। और टर्नर के लिए भी रहेगा ये वीडियो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। और इंडियन ऑयल, डीआरडीओ और आरआरबी, एएलपी तीनों के लिए रहेगा। और देखो, आपको पता है कि 6 नवंबर को आपका एग्जाम है इसका, इंडियन ऑयल का। और ये आपका देखो 10 तारीख के बाद स्टार्ट होगा, 10 के बाद स्टार्ट है। आ गया है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। और एएलपी की वैकेंसी आने वाली है, तो तीनों के लिए मैंने ये पूरा वीडियो कंप्लीट रख रखा है 100 नंबर का। तो नेवर गिव अप सीरीज है भाई, आप सर्च करना फिटर भाई एम आर के स्टडी करके, ठीक है। मेरा नाम है एम आर के, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एम आर के सर। आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो भाई जान लो अब, ठीक है। और क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है एमआर की स्टडी को। चलिए शुरू करते हैं। तो बैक टू बैक क्वेश्चन आएंगे, बस उसका आंसर मिलेगा आपको शानदार तरीके से, ठीक है। सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो देखो, देखो कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विद स्टैंड शॉक और इम्पैक्ट इज कॉल्ड। कह रहा है झटके या संघात को सहन करने के लिए धातु के गुण को कहा जाता है। मतलब कोई भी ऐसा आपका मशीन है, ठीक है, उसमें झटके सहन करना होता है वो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? टफनेस बोलेंगे, ब्रिटलनेस बोलेंगे, हार्डनेस बोलेंगे, डक्टिलिटी बोलेंगे। देखो, इसको बोलते हैं हम टफनेस, ठीक है। कोई भी बॉडी है, आपको अगर कोई भी जैसे मटेरियल है आपका, झटके सहन कर रहा है, तो हम टफनेस बोलेंगे, ठीक है। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो, जैसे मान लो आपका ये आता है, मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि ब्रिटलनेस आता है, ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस क्या होता है? जैसे मान लो कि भंगुर, इसको बोलते हैं भंगुरता है। जैसे मान लो कास्ट आयरन होता है इसका, कास्ट आयरन। इसको मैं समझा दे रहा हूँ डायरेक्टली। जैसे मान लो कि आपने कोई भी मटेरियल है, आप उसको में क्या किया, आपने कुछ भी मारा तो वो टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो जाता है, मतलब वो ब्रिटल हो जाता है एक तरीके का। जैसे कास्ट आयरन, इस पर अगर कुछ भी मारोगे आप, तो ये बिखर जाएगा टूट के। ऐसे ही कांच है, कांच जो होता है, कांच ग्लास, तो ये भी ब्रिटलनेस होता है, ठीक है। डक्टिलिटी मतलब तन्यता। डक्टिलिटी से मतलब ये होता है, जैसे आपको कोई मटेरियल है, इसमें आप टेंसाइल लोड लगाओगे, खींचोगे इसको, तो ये तार की तरह खिंचता चला जाएगा, तो इसको डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। और ये चीज होगा। हार्डनेस, मान लो हार्डनेस का क्या मतलब, जैसे कि खुरचने का विरोध करता है कोई मटेरियल, आप जैसे इस तरीके का होगा, जिसमें क्या होगा, बहुत ही सॉलिड मटेरियल होगा, उसको बोलेंगे हार्डनेस, ठीक है। ये सारी चीजें होगी। उसके बाद देखिए, कह रहा है तार के रूप में खींचे जाने की धातु की क्षमता, इसकी माप होती है। तो मैं कह रहा हूँ, कोई भी मटेरियल है आपका, आप इसमें फोर्स लगा रहे हो दोनों तरफ से, तो इस तरीके से खींचा चला जाता है, इस तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं तन्यता, टेंसिटी, टेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। मेलेबिलिटी, ये देखो इसका क्या मतलब होता है, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब हो गया, जैसे मान लो कि आपका कोई मटेरियल है, इतना बड़ा मटेरियल है कोई भी, ठीक है, और इस पे क्या कर रहे हो, आप हथौड़ा मार रहे हो, इस पे आप हथौड़ा मार रहे हो, ठीक है। हथौड़ा मार रहे हो, तो हथौड़ा पीट पीट के ये इस तरीके की आपकी शेप हो गई, इस तरीके की, ठीक है। इस तरीके का शेप हो जाता है, मतलब पिचक जाता है पूरा, तो इसको बोलते हैं मेलेबिलिटी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। मैंने ये सारे ऑप्शन आपको बताए। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज मैक्सिमम ब्रिटलनेस। तो मैक्सिमम ब्रिटलनेस किसके अंदर होगी भाई? ठीक है, मैंने अभी बताया था कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन जो होता है, ढलवा लोहा होता है, वो कास्ट आयरन मतलब मेलेबल, वो होता है, इसके अंदर भंगुरता होती है, ठीक है। कैसा होता है ये? भंगुर होता है, मतलब ब्रिटल होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है ये, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल होता है। चलो आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखो कह रहा है HSS 1841 इज यूज टू मैन्युफैक्चर। तो किस लिए यूज करे जाते हैं? कटिंग टूल के लिए, ठीक। किस लिए करे जाते हैं भाई? कटिंग टूल्स के लिए, ठीक है। जितने भी हमारे टूल्स होते हैं ना, टूल्स, आप जानते हो ना टूल्स क्या होते हैं, ठीक। कटिंग टूल्स, कटिंग टूल्स, जैसे मान लो किसी भी चीज को हम काटते हैं, ठीक है, जैसे लेथ मशीन में टूल यूज होता है, तो उसको कटिंग, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। जैसे जैसे मान लो आपका एक मिलिंग कटर है, मिलिंग कटर, मिलिंग कटर हो गया एक। यहाँ पे हो गया आपका आ, ये इस तरीके का एक टूल हो गया, इस तरीके से, ठीक है। ये एक टूल है, ये भी टूल है। तो आपको बता दूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मिलिंग कटर जो होता है, आपको मैं कुछ इस तरीके से आपको बता दूं किस तरीके से होता है। फिगर टेढ़ा फिगर टेढ़ा मेढ़ा बनना कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी। मिलिंग कटर देखो क्या हो गया, मिलिंग कटर ये हो गया हमारा,
मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है ये, मल्टी पॉइंट, मल्टी पॉइंट होता है, ये होता है सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट मतलब एक ही यार कटिंग, कटिंग पॉइंट अगर आपके पास एक है तो उसको सिंगल पॉइंट बोलेंगे, और आपके पास कटिंग पॉइंट बहुत सारे हैं तो उसको बोलेंगे मल्टी पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ पे हम बात करें एच एस की, तो एच एस कटिंग टूल के लिए होता है। एंड एच एस एस का मतलब जो होता है वो होता है हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन आता है। और 1841 कोड होता है, 1841। तो 18%, 4%, 1%, इसका मतलब बता दे रहा हूँ अभी पूरा, जिससे क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हो। 18% क्या होता है, टंगस्टन होता है, टंगस्टन। 4% क्या होता है, क्रोमियम। 1% होता है वेनेडियम। ठीक है, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसका देखो आंसर, ड्यूरेलियम इज द अलॉय ऑफ विच मेटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ड्यूरेलियम में जो होता है वो होता है अपना एल्यूमिनियम। ठीक है, इसका कंटेंट जो होता है वो क्या होता है अभी, ड्यूरेलियम का, ये हो गया। ठीक है, एक और चीज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। आपको पूछा जाए अगर एल्यूमिनियम के आस्क पूछे जाए, एल्यूमिनियम के ओर होता है ओ आर, ओर मतलब अयस्क होते हैं, मतलब एल्यूमिनियम हमें कहाँ से मिलता है तो वो ओर बोलते हैं। तो कौन कौन से हो गए भाई, बॉक्साइट हो गया आपका, बॉक्साइट हो जाएगा। उसके बाद क्रायोलाइट हो जाएगा, क्रायोलाइट, सुन लो बस। ठीक है, क्रायोलाइट हो जाएगा, कोरंडम हो जाएगा, कोरंडम। ठीक है, और आपको पूछा जाए एफी, एफी मतलब होता है लोहा। ठीक है, लोहा मतलब आयरन। तो इसका अगर आपको और पूछा जाए, और मतलब होता है अयस्क, मतलब ये यहाँ कहाँ से मिलता है, तो ये इसके लोहे के अयस्क कौन कौन से हो जाएंगे, हेमेटाइट हो जाएगा, हेमेटाइट। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट। ठीक है, ये हो जाते हैं। एंड अगर आपको पूछा जाए एच जी का, ठीक है, पारा, ध्यान से देखिए, एच जी मतलब पारा होता है, मरकरी होता है। इसका अगर आपको पूछा जाए तो इसका होता है सिनेबार, सिनेबार होता है। एंड आपको मान लो पूछा है सीसा का, पी बी। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से सभी, पी बी पूछा है, पी बी मतलब होता है पी बी। ठीक है, शीशा, शीशा। ठीक है, या इसको हम लेड भी बोलते हैं, लेड। तो इसका जो और होता है, और वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गैलेना, गैलेना। ठीक है, तो ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ देखो, ये कह रहा है ब्रास इज द अलॉय ऑफ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रास भी पूछा जाता है। ब्रास मतलब होती है आपकी पीतल। ठीक है, पीतल। आपको पता है जो ब्रास जो होती है, ब्रास, ब्रास का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, बताइए। ब्रास होता है वो कॉपर एंड जिंक का होता है, Cu+Zn, Cu+Zn होता है, Cu+Zn होता है। तो Cu प्लस कितना होता है, 70% होता है। एंड यहाँ पे प्लस Zn होता है वो 30% होता है। ठीक है, ये होता है। एंड कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक, तो सी का आंसर हो जाएगा कॉपर एंड जिंक। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे एनोडाइजिंग पूछ रहा है। एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, एनोडाइजिंग कुछ नहीं होता, यहाँ पे एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है। ठीक है, क्या होती है भाई, एनोडाइजिंग जो होगा, क्या होगा, हाँ, यहाँ पे एनोडाइजिंग होगा, एल्यूमिनियम की कोटिंग होगी, मतलब कोई भी आप मटेरियल है उस पर क्या चढ़ा रहे हो आप, एक कोटिंग चढ़ा रहे हो। कोटिंग मतलब होता है परत, परत आप चढ़ा रहे हो इसके ऊपर, तो उसको बोलेंगे एनोडाइजिंग। ठीक है, एनोडाइजिंग बोलेंगे। चले आगे।
आ रहा हूँ। तो यार क्यों चिल्ला रही है? आप ऊपर आ गई, तुझे पता है मैं काम कर रहा हूँ। और वो कहाँ है लड़का? किधर है? हाँ, छत पे है। नीचे है ना? बंद कर दे गेट अब। ऐसा मत करना, काम कर। तो देखिए एनोडाइजिंग जो होगा बिल्कुल यहाँ पे एल्यूमिनियम आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स के सोल्डर प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्राय कौन सा पदार्थ होता है? तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स में सोल्डर होता है। सोल्डर, ठीक है। आपको पता है सोल्डर जिस तरीके के कैसा होता है भाई सोल्डर। यहाँ पे थोड़ा बना देना इसको फिगर को। ये तो ये हो गया यहाँ पे। आयरन बोलते हैं इसको। और सोल्डर का एक वायर होता है, ठीक है, सबको पता होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीसा और टिन। सीसा और टिन का हो जाएगा, मतलब लेड और टिन। लेड प्लस टिन, ठीक है। इसका बी आंसर हो जाएगा लेड और टिन। आगे देखते हैं। कह रहा है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। मतलब आयरन, आयरन मतलब लोहे का शुद्ध रूप जो क्या होता है भाई, वो होता है अपना रॉट आयरन, ठीक है। रॉट आयरन को मतलब बोलते हैं पटवा लोहा। तो यहाँ पे देखो रेल की जो पटरी होती है, रेल, रेल ट्रैक, ठीक है, रेल की पटरी, ये भी हमारी बनती है रॉट आयरन से। शुद्ध लोहा होता है। इसमें जो परसेंटेज होता है वो 99 पॉइंट लगभग 9% तक लोहा होता है इसमें। या फिर यहाँ पे हम कार्बन की जो मात्रा होती है, कार्बन, इसमें सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है इसमें, पिटवा लोहा इसको बोलते हैं। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका देखिए ये कह रहा है वी इज द कटिंग टूल स्पीड एंड टी है टूल लाइफ, सी इज ए कांस्टेंट देन द स्टेटमेंट ऑफ टूल लाइफ। टूल लाइफ एक याद रखना है आपको, वी टी की पावर एन इक्वल टू सी होता है। वी टी की पावर एन इक्वल टू सी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो कौन सा हो जाएगा? बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए आयरन, मतलब लोहे का गलनांक कितना होता है, मतलब लोहा कितने डिग्री पे सेल्सियस पे गलता है। तो 1500, ये होता है 10। यहाँ पे एक और आंसर आता है 1539 भी आ जाता है, तो ये भी सही है, ठीक है। इस तरीके से आंसर आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे चले आगे। अब देखो कह रहा है पिग आयरन। तो पिग आयरन इज मेल्टेड एंड द मेड इनटू रॉट आयरन इज। कह रहा है पिग आयरन को गलाकर रॉट आयरन बनाया जाता है। तो भाई किसमें बनाया जाता है? पिग आयरन किसमें बनाया जाता है? ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस में बनाया जाता है। एंड कास्ट आयरन जो बनाया जाता है, कास्ट आयरन आपसे पूछे, कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन बनाया जाता है वो क्यूपोला फर्नेस में, क्यूपोला, क्यूपोला भट्टी, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, क्यूपोला फर्नेस, ठीक है। क्यूपोला फर्नेस में होता है। इसके बाद देखिए कह रहा है नॉर्मलाइजिंग कूलिंग इज डन इन विच द ऑफ फॉलोइंग मीडियम में। कह रहा है नॉर्मलाइजिंग में शीतलन निम्न में से किस माध्यम में होता है? तो वो एयर में होता है। कोई भी मटेरियल है आपका, वो बहुत हॉट है, ठीक है, तो इसको स्लोली, स्लो स्लो इसको क्या कूल करा जाता है? तो किस में करा जाता है भाई? ये एयर की कंडीशन में करा जाता है, ठीक है, एयर में करा जाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है लेथ अक्ष और बेड के बीच लंबवत दूरी को किस रूप में जाना जाता है भाई? ठीक है, ये हमारा आपको पता है लेथ मशीन जो होती है, ठीक है। लेथ मशीन जो हो गई वो इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होता है? हेड स्टॉक होता है, हेड स्टॉक। ये क्या होता है? टेल स्टॉक होता है, टेल स्टॉक होता है। तो कह रहा है लंबवत बीच की दूरी। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? लेथ और बेड की लंबवत की बीच दूरी क्या हो जाएगी? केंद्र की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक, केंद्र की बीच केंद्र की ऊंचाई। तो यहाँ पे हो जाएगा हाइट ऑफ, हाइट ऑफ सेंटर, हाइट ऑफ सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है
विच पार्ट ऑफ ए लेथ मशीन हैज डेड सेंटर। बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि यहाँ पे ये क्या होता है एंड ये यहाँ पे क्या होता है। देखो गौर से देखो, ये लेथ मशीन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये तो ये तो हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक बोलते हैं इसको, हेड स्टॉक। ये क्या होता है, टेल स्टॉक होता है, टेल स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे एक हैंडल भी लगा होता है, इस जगह पे इस तरीके से हैंडल लगा होता है। और यहाँ पे भी एंगल और पूछा जाता है, आपको ध्यान से देखिएगा, एक एंगल पूछा जाता है, वो कितना होता है अभी। यहाँ पे एंगल जो होता है 60 का होता है। ठीक है, ये टेल स्टॉक का, टेल एंड हेड। यहाँ पे हेड पे जो लगा होता है वो चक लगा होता है, तो यहाँ पे 3 जॉ चक भी लगा होता है, 3 जॉ और 4 जॉ। हम 3 जॉ चक को 4 जॉ चक भी यूज करते हैं। ये क्या है, टूल पोस्ट है, टूल पोस्ट। ये टूल पोस्ट लगाता है, यहाँ पे टूल लगा होगा आपका, ठीक है। टूल पोस्ट में एक आपका एप्रन लगा होता है, एप्रन। ये पार्ट है किसके, आपको सभी को पता है, पढ़ा होगा आपने सब कुछ, ठीक है, लेथ मशीन के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे इसके पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है विच पार्ट ऑफ द लेथ मशीन हैज डेड सेंटर, तो डेड सेंटर किसको बोलेंगे, टेल स्टॉक को बोलेंगे, ठीक है, टेल स्टॉक। तो जो टेल स्टॉक जो होती है वो सपोर्ट करती है, सपोर्ट द वर्क पीसेस, ठीक है, वर्क वर्क पीस को सहारा देने के लिए, सहारा देने के लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है द टूल पोस्ट इज द माउंटेड ऑन द, तो टूल पोस्ट किस पे वही लगा होता है, बताओ किस पे लगा होता है टूल पोस्ट, मैंने अभी बताया था किस पे लगा होता है, हेड स्टॉक, बेड स्टॉक, तो किसी पे नहीं लगा होता। टूल पोस्ट लगा होता है वो एप्रन पे लगा होता है, एप्रन, ठीक है। ये टूल हो गया, ये टूल है। और लेथ मशीन में जो यूज करते हैं, लेथ मशीन में, लेथ मशीन, लेथ मशीन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। सही से लिख दे रहा हूँ एक बार, रुको। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं लेथ मशीन में, ठीक है। मिलिंग में बात करी जाए तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हो जाएगा। और यहाँ पे लेथ का जो बेड होता है, लेथ का बेड, ठीक है, लेथ बेड, लेथ बेड का मतलब समझ रहे हो, उसका जो बेस होता है वो किसका बना होता है, कास्ट आयरन का। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था, लिस्ट से जितने भी क्वेश्चन बने हुए मैंने बता दिए, देखो पूछ रहा है लेथ बेड आर यूजली मेड ऑफ, किसका बना होता है, कास्ट आयरन का। इंपॉर्टेंट जितने भी मशीन के बेड बने होते हैं वो कास्ट आयरन के ही बने होते हैं, ज़्यादातर कास्ट आयरन ही लगाना, ठीक है। आ जाए तो कह रहा है इन लेथ मशीन द चक होल्ड होल्ड द, तो भाई चक किसको पकड़ता है, वर्क और टूल, ठीक है, वो पता है। चक किसको पकड़ता है भाई, ये यहाँ पे चक होता है, ठीक है, ये चक होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे टेल स्टॉक होता है, इस तरीके से ये हेड स्टॉक। तो यहाँ पे चक लगा होता है, यहाँ पे चक में क्या है, वर्क पीस लगा होता है, वर्क पीस, ठीक है, वर्क पीस। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा भाई, यहाँ पे वर्क पीस, ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है 70 मिलीमीटर व्यास, तो डी बराबर आपको दे रखा है 70 mm, ठीक है। डी मतलब क्या होता है, व्यास, व्यास मतलब होता है डायामीटर, डायामीटर, ठीक है। कह रहा है एक काम को 33 मिनट प्रति मिनट, ठीक है, कि 10 से काटने के लिए जाने वाले परिकलन करो, ठीक है भाई। तो आपको देखो v जो दे रखा है, v होती है आपकी कटाई की स्पीड, ठीक है, अभी मैं लिख रहा हूँ 33, तो v जो हो गया कटिंग स्पीड हो गई, कटिंग स्पीड मतलब होगी कटाई की गति, कटाई गति, ठीक है। तो आपको n पूछ रहा है, तो हमें मालूम है v बराबर क्या होता है, पाई डी एन अपॉन 1000 होता है, मीटर पर मिनट होता है, ठीक है, मीटर पर मिनट, ये आपका होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे बस वैल्यू रखनी है, देखो वैल्यू रखो, v बराबर तो आपको क्या 33 दे रखा है, पाई दे रखा है, इंटू डी कितना है आपका 70 है, एन आपको निकालना है, और अपॉन 1000 रख दो, ठीक है। अब हमारे देखो हमें जो कट रहा है वो काट ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो भी यहाँ से मिले काट ले रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। एन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं 33, 33 इंटू यहाँ पे 100 करा,
बराबर पाई का मान रख दो 22/7 इंटू यहाँ पे रख दो 7 इंटू एन रख दो। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो 7 से 60 करा, 11 दूनी 22, यहाँ पे 11 तिया 33, ठीक है। और 2 से ये काट दो, 50 बार कटेगा, और 50 तिया कितने हो गए 150, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 150। 150 आंसर आ जाएगा, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा 150। अब आगे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कुछ ऐसी तरीके की वैल्यू दे दी जाएगी आपको, ठीक है। कह रहा है इनमें से एक विशिष्टता है, स्पेसिफिकेशन बताना। तो ये स्पेसिफिकेशन जो है वो एब्रेसिव व्हील का है, ठीक है, या फिर ग्राइंडिंग व्हील का। ग्राइंडिंग व्हील, और ग्राइंडिंग व्हील जो होता है उसको क्या बोलते हैं, घिसाई पहिया। मेरे जैसी ग्राइंडिंग किसी ने नहीं कराई होगी भाई, देख लेना, ग्राइंडिंग बाई एमआर का डालना, ठीक है। और आपको वीडियो देखना है जो GRINDING, ग्राइंडिंग बाई MRK, बस इतना डाल देना, आपको वीडियो मिल जाएगा। मेरा चैनल जरूर देख लेना, ठीक है एक बार। तो घिसाई पहिया बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे ग्राइंडिंग कराई है। अब देखो कह रहा है, अब इस तरीके से आप पूछा, अब यहाँ मान लो यहाँ पे आपको पूछा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी समझना, आपको ये कोड दे रखा है A50M6V18, ठीक है। और आपको इसमें से पूछ लिया जाए, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि एम क्या है, यहाँ पे एम क्या है ये पूछ लिया जाए, तो ये एम हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रेड्स, ग्रेड्स, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए वी, पूछ लिया जाए तो वी हो जाएगा बॉन्ड। ये कैसे पता मुझे, मैंने याद किया है सारी चीजें और मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो ग्राइंडिंग बाई एमआर का देखना, आपको ग्राइंडिंग पूरी क्लियर हो जाएगी, ग्राइंडिंग से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं बस, ठीक है। चलो, यहाँ पे कह रहा है, देखो ये कह रहा है द सिंबल कन्वेंशनली यूज फॉर रेजिनॉइड बॉन्ड। तो रेजिनॉइड बॉन्ड के लिए कौन सा सिंबल यहाँ पे हम यूज करते हैं, तो रेजिनॉइड के कैसे करते हैं, बी से करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, जैसे मान लो वर्ट्रीफाइड बॉन्ड, वर्ट्रीफाइड बॉन्ड, तो वर्ट्रीफाइड बॉन्ड को तो हम बी से करते हैं। अभी रेजिनॉइड आ जाए, रेजिनॉइड जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है वो बी है, ठीक है। अब सिलिकेट पूछा जाए, सिलिकेट, तो सिलिकेट के लिए हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, ठीक है। शेलक पूछा जाए, शेलक बॉन्ड पूछा जाए तो ई से होता है। रबर बॉन्ड पूछा जाए आपको, रबर, रबर का एयर से करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको नाम पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव डिराइव। पॉजिटिव का मतलब होता है कोई भी फिसलन नहीं, पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा नो स्लिप, नो स्लिप। स्लिप मतलब होता है कोई भी फिसलन ना हो, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, चैन ड्राइव हो जाएगी, ठीक है। चैन ड्राइव, चैन चैन में हमारा जो होगा कोई भी फिसलन नहीं होगी इस जगह पे, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा भाई, चैन ड्राइव हो जाएगा। मतलब कि रस्से रस्से में भी देखो वो होता है। और यहाँ पे हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, वी बेल्ट, वी बेल्ट का जो एंगल होता है, ये पूछा जाता है एंगल वी बेल्ट, तो एंगल होता है 30 से 40, ठीक है, 30 से 40 होता है, इंपॉर्टेंट पूछना। वी बेल्ट में आपको पूछा है बॉटम टच नहीं करती है, साइड टच करती है, साइड टच, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, वी बेल्ट जो होगी इस तरीके से, वो मैं आपको बता दूं, इस तरीके से साइड टच करेगी, ये यहाँ पे बॉटम टच नहीं करेगी, समझ गए। ये यहाँ पे साइड में टच करेगी, यहाँ पे इतना इतना साइड में टच कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से बॉटम में नॉट टच, वी बेल्ट। और जो एंगल जो होता है, एंगल वो अपना कितना होता है, 30 से 40, ये याद रखना। आगे देखिए, कह रहा है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल कपलिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सल कपलिंग किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका मतलब यूनिवर्सल कपलिंग, आल्सो कॉल्ड। तो यूनिवर्सल कपलिंग को किस नाम से जाना जाता है भाई, हुक कपलिंग के, ठीक है, हुक कपलिंग। और कपलिंग का काम क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। देखो आपके पास क्या है, शाफ्ट है कोई, ये बहुत बड़ी शाफ्ट है, ठीक है। एक दो शाफ्ट ये गई, ये शाफ्ट ए है, ये शाफ्ट बी है, दोनों शाफ्ट को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं,
दोनों शाफ्ट को कनेक्ट कर रहे हैं भाई। तो यहाँ पे इस जगह पे ना ध्यान से देखिएगा, इस जगह पे ना पूरा एक क्या लगा देंगे हम, ये लगा देंगे कपलिंग। इसको क्या बोलेंगे, कपलिंग। तो कपलिंग क्या करती है, दो शाफ्ट को जोड़ती है। कपलिंग क्या होती है, कनेक्टेड टू शाफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दो शाफ्ट को एक सीरीज में जोड़ा जाता है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था दो शाफ्ट को कैसे जोड़ा जाएगा, अभी कपलिंग के द्वारा जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, कह रहा है साइज ऑफ गियर डिनोट्स बाय। साइज जो गियर होता है, गियर क्या करता है, गियर का काम क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन का होता है, पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन का काम होता है, मतलब एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में पावर शक्ति को पारिषण किया जाता है। ठीक है, तो पिच सर्कल डायमीटर से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, ऐसे बोल्ट का आकार, बोल्ट का आकार आपको दे रखा है M16। तो M का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मैट्रिक हो गया। ठीक है, मैट्रिक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एंड 16 क्या हो जाएगा आपका, बताइए 16 क्या हो जाएगा, शैंक डायमीटर, शैंक डायमीटर। तो बोल्ट देखो, बोल्ट क्या होता है पहले ध्यान से देख लीजिए, बोल्ट इस तरीके का होता है, ये बोल्ट होता है, ये क्या होगा, बोल्ट। ठीक है, एंड स्टड आपको पूछा जाए तो स्टड सिंपली इस तरीके का होता है, इसमें कोई हेड नहीं होता। ठीक है, चूड़ी लगी होती है इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं स्टड। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। इसके बाद देखिए ये कह रहे हैं चित्र में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कह रहे हैं चित्र में दर्शाए गए नॉट, नॉट मतलब होती है गांठ। ठीक है, जैसे आप रस्सी से गांठ बांधते हो तो किस तरीके की नॉट है ये, किस तरीके की गांठ है। तो देखो ध्यान से देख लो इस चित्र को, इस फिगर को आपको देखना है। तो यहाँ पे होगा बोवाइन, बोवाइन नॉट हो जाएगी, सी आंसर इसका हो जाएगा। चलो ये दूसरा देखो, एक आपको सर्किल में दिख रहा है, सर्किल में गांठ लगी है, तो इसका मतलब चित्र में किस तरीके की गांठ है ये, किस तरीके की नॉट है। ठीक है, तो किस तरीके की नॉट हो जाएगी ये बताओ, ये हो जाएगी ये डबल हिंच नॉट। ठीक है, अगर आपको एक तरीके इस तरीके की आपको दे दी जाए, मान लो इस तरीके की होती है एक नॉट, देखो ध्यान से देखिएगा, मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके की रस्सी लगी होती है, ठीक है, इस तरीके से, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर नॉट, स्क्वायर नॉट, स्क्वायर नॉट। सी आंसर इसका नहीं, इसका आंसर तो ये हो जाएगा बी, लेकिन ये हो जाएगी आपकी स्क्वायर नॉट। ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर नॉट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली अप्लाइड फॉर। इंटरचेंजेबिलिटी जो होती है वो किसके लिए अप्लाइड होती है, तो मास प्रोडक्शन के। मास प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक में, अधिक मात्रा में प्रोडक्शन करना, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पुर्जे बना रहे हो। जैसे मान लो कहीं भी 100 पुर्जे बन रहे हैं, ठीक है, तो ये बैच प्रोडक्शन हो गया, बैच प्रोडक्शन। ठीक है, मास प्रोडक्शन का मतलब हो गया, मान लो आप 100 की जगह पे एक 10,000 बना रहे हो, 10,000 मतलब प्रोडक्ट बना रहे हो, तो इसको बोलेंगे मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन। समझ में आ गया। ठीक है, इस तरीके से पूछे जाते हैं। ये देखो कह रहे हैं शाफ्ट डाया आपको दे रखा है इतना, एंड होल का डायमीटर आपको इतना दे रखा है, तो पूछ रहा है आपका क्या होगा, मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होगा। तो मैक्सिमम क्लियरेंस कैसे करोगे आप, देखो ये आपको 50 में प्लस ये जोड़ देना है आपको ऊपर वाली। ठीक है, 50 में प्लस आप कितना जोड़ दोगे, 0.050 जोड़ दोगे तो पॉइंट हो जाएगा 050, एंड आपको माइनस कर देना है। क्लियरेंस का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूँ, क्लियरेंस का मतलब हो गया आपको 50 में प्लस ये ऊपर वाला जोड़ देना है। ठीक है, तो ये जोड़ दिया मैंने, माइनस करेंगे 50 में, आपका क्या पूछ रहा है, 50 में आप 0.035, ठीक है, ये माइनस कर दोगे ऊपर वाले में, 50 प्लस करके ऊपर वाला, 50 माइनस नीचे वाला कर दोगे बस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.05। ठीक है, 0.015 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा।
15 समझ में तो आ गया होगा। अरे देखो 50 प्लस 0.05 जोड़ोगे तो आपका ये आ जाएगा, एंड 50 माइनस 0.50 प्लस ही जोड़ोगे, ठीक है, 50.035, तो आपका ये आ जाएगा। बस इसमें से ये घटा दो, आ जाएगा आंसर। अब देखो ये कह रहा है द पैटर्न ऑन द वर्क सरफेस कॉज बाय द मूवमेंट ऑफ द टूल्स इज कॉल्ड। कर्तन और औजार की गति के कारण कार्य पर प्रतिरूप से को कहा जाता है वेवीनेस, रफनेस, सरफेस टेक्सचर एंड ले। तो सरफेस टेक्सचर हो जाएगा, ठीक है। ले क्या होता है? ले इस तरीके से होता है, मान लो आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इस तरीके से आपके वो बन जाते हैं, लाइनें सी बन जाती हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ले, ठीक है, इसको ले बोलते हैं। और चलो आगे देखते हैं, कह रहा है सरफेस रफनेस ऑफ ए ड्राइंग रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल। तो सरफेस रफनेस होती है किसी आपके असमतलता के संकेत को प्रेस किया जाता है। तो देख सरफेस रफनेस होती है, उसको ट्रायंगल से करते हैं, ट्रायंगल में आपका आपका इस तरीके से बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से बन जाता है। और जीरो जो होता है उसको राउंडनेस से करते हैं, राउंडनेस, ठीक है, राउंडनेस से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए द मैट्रिक बी थ्रेड में जो एंगल जो होता है वो कितना हो जाएगा, 60 का यहाँ पे हो जाएगा बी बी थ्रेड में, ठीक है। आपको एक्जिमे थ्रेड सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एक्जिमे थ्रेड। एक्जिमे थ्रेड क्या होता है, चूड़ियाँ होती हैं एक तरीके की, तो उसमें होता है आपका 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। बटरस थ्रेड होता है BSW, इसमें कितना हो जाता है, 55 हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर होता है एक स्क्वायर थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड में होता है आपका 90 का एंगल होता है, तो एंगल पूछे जाते हैं। रिवेट आर स्पेसिफाइड, रिवेट को जो किस तरीके से आप स्पेसिफाइड करोगे, तो शैंक डायमीटर से करोगे, शैंक डायमीटर, ठीक है, शैंक व्यास से। आगे देखिए कह रहा है द प्रोसेस विच रिमूव कोलाइडियल मैटर इज वाटर इज। जल में कोलाइडियल सामग्री को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भाई, फिल्ट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे, फिल्ट्रेशन कहा जाता है इसको, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है Which of the following lapping abrasive is used for obtain high quality finish? तो हाई क्वालिटी फिनिश किससे भाई करेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। एल्यूमिनियम ऑक्साइड से हमारा यहाँ पे हाई फिनिशिंग हमें मिलेगा, कोई भी एब्रेसिव हम लगाएंगे तो अच्छा एब्रेसिव है, ठीक है। एंड इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोलियम रिफाइनरी व विस्फोटक पदार्थ में बनने वाली फैक्ट्रियों में हेड ड्रिल प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा करा जाएगा भाई, न्यूमेटिक हेड ड्रिल, ठीक है। सी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए द पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। तो आपको पता है कोई भी ड्रिल होता है आपका जो एंगल जो होता है पूरा, ठीक है, ये कितने का होता है, 118 का होता है, 118 का, ठीक है। चलो आगे देखिए भाई कह रहे हैं एनलार्जमेंट ऑफ प्रोविजनली ड्रिल्ड होल इज नॉन एज, मतलब पहले से बनाए गए छिद्रों को बड़ा करते हैं, ठीक है। कोई भी छेद आपने कर दिया है, इसको और बड़ा कर रहे हो तो इसमें करेंगे बोरिंग, बोरिंग बोलेंगे, ठीक है, बोरिंग टूल से करते हैं। तो किससे करते हैं, बोरिंग टूल से, बोरिंग टूल। चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए जिग आर यूज। तो जिग क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाना, पक्का आएगा ये क्वेश्चन। जिग क्या करता है, होल्डिंग द गाइडलाइंस टू द, दी आ जाएगा, ठीक है, होल्ड भी करता है टूल को एंड गाइड भी करता है, ठीक है, पकड़ के भी रखता है एंड होल्ड भी करता है यहाँ पे, और निर्देश भी देता है। एक फिक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा। एक फिक्चर इज डिवाइस होता है, फिक्चर क्या करता है, ओनली होल्डिंग करता है, वर्क पीस को क्या करता है, होल्डिंग करता है। ये कह रहा है ए स्क्वायर थ्रेड स्क्रू ऑफ बेंच वाइज आर कास्टेड, कास्टेड ऑफ। स्क्वायर थ्रेडेड होते हैं, बेंच वाइज पर आर कैसे होते हैं भाई, किस तरीके से कास्टेड होंगे। बेंच वाइज के एक वर्गाकार चूड़ी पे पेज डाले जाते हैं, किससे होंगे, बेंच वाइज के एक, माइल्ड स्टील, ठीक है, सी आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए BS4 इंजन, BS का मतलब क्या होता है यहाँ पे, BS4 इंजन, BS का मतलब होता है भारत स्टेज, ठीक है। अभी पता है आपको BS4 तो रिजेक्ट हो गई, सारे चले गए, तो BS6 अभी इंजन आ गया। इसका मतलब हो गया जैसे आपका कार्बन कंटेंट होगा, ठीक है, कार्बन कंटेंट नहीं आपका होता है सल्फर, सल्फर होता है, गंधक होता है ना, गंधक, हमारा रिफाइनरी में गंधक यूज होती है, ठीक है, तो रिफाइनर का जो कंटेंट होगा वो कम होगा, कम मतलब लेस होगा यहाँ पे, तो वो सल्फर हमारी कम होगी, ठीक है, BS6 में। BS4 में क्या हो रहा था, BS4 में जो इंजन चल रहे थे, BS4 इंजन का एक तरीके का नाम है, एक तरीका BS4 BS6 तरीके। अभी मोटरसाइकिल आप देख रहे होगे, तो मोटरसाइकिल में जो आ रहे हैं न्यू बाइक में, न्यू बाइक, न्यू बाइक में कौन कौन से इंजन आ रहे हैं, BS6 आ रहा है अभी नई नया, तो जिसमें क्या होता है सल्फर का
कंटेंट होता है वो कम होता है। सल्फर क्या करता है, सल्फर हमारा गंदगी फैलाता है सबसे ज़्यादा, तो उसको रोकने के लिए BS6 इंजन चलाए गए हैं। देखो कह रहा है आईसी इंजन का तात्पर्य क्या है, आईसी इंजन का तात्पर्य मतलब होता है अंतर्दय इंजन, मतलब इंटरनल इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, आईसी इंजन तो दो तरीके के होते हैं भाई, पेट्रोल इंजन होते हैं, एक पेट्रोल इंजन सुनो पेट्रोल इंजन को क्या बोलते हैं भाई, डीजल इंजन, गैसोलीन इंजन, हाई इंजन एंड लो इंजन। पेट्रोल इंजन को क्या बोलते हैं भाई, पेट्रोल इंजन यहाँ पे ऑप्शन देखो, गैसोलीन हो जाएगा, थोड़ा रुकना जरा। पेट्रोल इंजन जो होते हैं गैसोलीन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा, पेट्रोल इंजन गैसोलीन इंजन हो जाएगा। एंड यहाँ पे जैसे आपको बोला जाए कि पेट्रोल इंजन जो होते हैं किस पे वर्क करते हैं, वर्क्स ऑन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वर्क्स ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम, सम सम आयतनिक, सम आयतनिक पे करते हैं, ठीक है। द स्ट्रोक ऑफ एन इंजन इज, स्ट्रोक ऑफ इंजन, स्ट्रोक का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कि आपका ये है सिलेंडर, ठीक है, इसमें होती है पिस्टन, ये पिस्टन होती है, तो ये पिस्टन है ना मूव कर दी है इधर से लेके उधर, ठीक है, इस तरीके से मूव करेगी ये, तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रोक। तो एक स्ट्रोक का मतलब होता है यहाँ से लेके अगर यहाँ तक अगर चले जाए, TDC से TDC, टॉप डेड सेंटर, या फिर BDC बोलते हैं, BDC बॉटम डेड सेंटर, इन दोनों के बीच की दूरी होती है वो स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो द स्ट्रोक ऑफ इंजन, लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इनसाइड द सिलेंडर में डायमीटर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर डिस्टेंस बिटवीन TDC, तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। TDC से BDC के बीच की दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रोक। ये कह रहे हैं पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात, तो संपीड़क अनुपात का मतलब होता है कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। तो ये होता है आपका 8 से 10, वैसे में आप इसका होता है 6 to 10 होता है, ठीक है, 6 to 10 होता है। आपका डीजल इंजन का पूछा जाए, डीजल इंजन, डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो पूछा है, C फॉर कंप्रेशन रेशियो, ये होता है 15 से 25, ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है। चलो, ये कह रहा है द थियोरेटिकली करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल, तो ये होता है 15:1, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीजल इंजन वालों के लिए। आगे देखिए, तो यहाँ पे ये फिनिश हो गया, हमारे 50 क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सभी लोगों को क्या करना है, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, अभी और बाकी है, ठीक है। तो पूरे 100 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं भाई, 2 वीडियो बन चुकी हैं, दोनों की PDF आपको कहाँ मिलेगी, देखो PDF तो मैं प्रीमियम दे रहा हूँ 29 रुपीज़ में, ठीक है, आप 29 रुपीज़ मुझे पेमेंट कर सकते हो, किस नंबर पे, 90 45 70 58 91 पे। वो वाली PDF और ये सारी PDF RAC की PDF है, जो भी है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वो वीडियो PDF में दे दूंगा, ठीक है, डायरेक्टली। तो अभी इस पे हमें इसलिए देखो 29 रुपीज़ बहुत कम प्राइस में हम रख रहे हैं, लेकिन आज के बाद जैसे मान लो कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे हम प्राइस बढ़ाते जाएंगे, तो गूगल पे या फोन पे भी कर सकते हो आप, जिससे कि आपको PDF भी मिल सकेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि इंडियन ऑयल के लिए, DRDO के लिए और RRB के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी लोग, ये ध्यान रखना, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई, जय हिंद जय भारत।